नमस्कार दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर इलाके के तृप्ति नगर में एक परिवार रहता था, जिस परिवार को लोग दुबे फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में टोटल 5 सदस्य थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम रवि दत्त दुबे थे, जो कलेक्ट्रेट में क्लर्क की जॉब किया करते थे। दोस्तों, उनकी उम्र लगभग 58 साल थी। घर में उनकी बीवी, उनका नाम भारती दुबे, और एक बेटी थी जिसका नाम कृतिका दुबे थी। दोस्तों, जिसकी उम्र लगभग शादी के लायक हो रही थी। एक छोटी बेटी थी 17 साल की, जिसका नाम सलोनी दुबे था, और एक 12 साल का बेटा जिसका नाम रूपेंद्र दुबे था। दोस्तों, अगर बात करें पैसे की, तो इस परिवार के पास पैसे की कोई तंगी नहीं थी, क्योंकि पिता की सरकारी जॉब थी और उम्र 58 साल नौकरी करने के बाद अच्छे पैसे जमा कर लिए थे। तृप्ति नगर में इनका मंजिला 2 मंजिला था और सब कुछ अच्छा सही चल रहा था। अब क्योंकि घर की बड़ी बेटी कृतिका दुबे की शादी हो रही थी, तो पिता भिंड निवासी राममोहन शर्मा के साथ अपनी बेटी का कृतिका का रिश्ता तय कर देता है। दोनों धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद कृतिका अपने ससुराल में चली जाती है। उसे उम्मीद थी कि अब उसका जीवन अच्छे से कटेगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं। ससुराल में जाने के बाद राममोहन शर्मा को जो व्यवहार है वह कुछ दिन बाद दिन बदल जाता है। वह कृतिका को पहले से परेशान कर देता है, और कृतिका के पिता जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में नौकरी कर रहे थे, मुझे भी भारतीय नौकरी चाहिए, मेरी नौकरी लगवाओ। अब यह कृतिका अपने पिता रवि दुबे से को बताती है। पिता कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, और इसी बात पर जो कृतिका और उसके पति अनबन शुरू हो जाते हैं, आपसी विवाद हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद झगड़े को इतना बढ़ जाता है कि कृतिका अपने ससुराल से तंग आकर अपने मायके चली जाती है। अब कृतिका अपने मायके में रहने लगती है और कुछ दिनों का समय ऐसे ही बीत जाता है। तो केस के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आप आगे कहानी बना सकूँ। दोस्तों, अब तारीख आ जाती है दोस्तों 4 अगस्त 2021 की। रवि दत्त दुबे शाम को अपनी ड्यूटी से घर वापस आते हैं परिवार के साथ। तकरीबन 8 बजे के आसपास सभी बैठकर खाना खा ही रहे थे। खाना खाने के बाद कुछ ही देर टीवी देखकर 10 बज जाते हैं। आसपास सभी लोग अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। इसी परिवार में जो बेडरूम था वह पहली मंजिल पर था। रवि दत्त दुबे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। दूसरे कमरे में रवि दत्त की पत्नी भारती, उसकी दोनों बेटी सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात के तकरीबन 2 बज जाते हैं। अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है, और यह गोली चलने की आवाज़ सुनकर परिवार के जो सदस्य हैं, रवि दत्त की बीवी, उसके तीनों बच्चे, वह जग जाते हैं। लेकिन इतनी ही देर हिम्मत नहीं हुई कि अपने कमरे से बाहर निकल के देख सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद बड़ी बेटी कृतिका अपने कमरे से बाहर निकलती है। वह घर की सारी लाइट ऑन करती है। घर में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वह अपने पिता के कमरे में जाता है, और जैसे ही कमरे दरवाज़ा खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है। दोस्तों, क्योंकि उसके पिता के कमरे में बेड पर उनके पिता आंधे मुंह पड़े हुए थे, और बेड पर चारों तरफ से खून ही खून फैला हुआ था। दोस्तों, अब कृतिका की चीख सुनकर कृतिका की माँ भारती देवी, छोटी बेटी सलोनी और बेटा रूपेंद्र भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो सारे चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, इनका शोर शराबा सुन के उनका पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और कुछ देर बाद पड़ोसी भी उनके घर पर आ जाते हैं। सभी देखते हैं कि रवि दत्त दुबे अपने बेड पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं। देखने से लग रहा था कि उनके बेड पर किसी ने गोली मार के मौत के घाट उतार दिए हैं। उनकी सांसें अभी चल ही रही थी, और ऐसे ही देखते देखते पड़ोसियों का तांता लग जाता है। वहीं से कोई पुलिस को कॉल कर देता है, और आधे घंटे के अंदर पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। दोस्तों, मौकाई वारदात पर छानबीन शुरू कर दी जाती है। पड़ोसियों को वहाँ से हटाया जाता है। अब क्योंकि वह सीधा साधा एक हत्या का मामला नज़र आ रहा था, रवि दत्त को किसी ने गोली मारी थी, तो इसलिए वहाँ पर फॉरेस्ट टीम और डॉग की टीम को बुला लिया जाता है। और सुबह होते होते वहाँ पर ग्वालियर के बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। उनके ड्यूटी करने वाले ऑफिस के भी कुछ लोग आ जाते हैं। उसका ऑफिस के रवि दत्त उन्हीं ऑफिस में काम किया करते थे। रवि दत्त उनके सामने आ गए तो रवि दत्त को गोली मार दी जाती है। पुलिस इसकी दिशा में छानबीन शुरू करती है। फॉरेस्ट टीम घर की बारीकी से जांच करती है, तो घर में किसी का भी फोर्स एंट्री होने की कोई निशान नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई चोरी करने के लिए आया होगा, जाहिर सी बात है उसने दरवाजे को लॉक किया, फिर खिड़की के लॉक को तोड़ा,
लेकिन ऐसा कोई भी निशान नहीं मिल पाता है दोस्तों। जिसने पुलिस की पहली थ्योरी फेल हो जाती है या कोई चोरी या लूटपाट का मामला है, इसके बाद पुलिस अपने दूसरे एंगल से छानबीन करती है। हो सकता है कि इनकी दुश्मनी और हो, इनकी हत्या कोई और हो, लेकिन सवाल यहाँ भी तभी हो रहा था कि घर में केवल 5 लोग मौजूद थे। रवि दत्त के अलावा उनकी बेटी, 2 बेटी और 1 बेटा थे दोस्तों। बाहर से कोई अंदर नहीं आया क्योंकि कोई फोर्स एंट्री निशान नहीं थे। मेन डोर बंद था। जिस वक्त पड़ोसी घर में आए तब भी कोई वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी के घर में घुसते हुए बाहर निकलने नहीं देखा गया है, तो ऐसा भी किसी ने नहीं देखा था दोस्तों। जिस वक्त पड़ोसी घर में आए तब भी कोई नहीं था। परिवार वालों से पूछताछ की, क्या किसी को घर में घुसते हुए या बाहर निकलते हुए देखा है, तो किसी ने नहीं देखा है। तो दुश्मनी वाला जो एंगल था वह भी पुलिस को फेल हो जाता है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और छानबीन शुरू हो जाती है। अब क्योंकि इस घर में बाहर से कोई नहीं आया था, घर से कोई बाहर नहीं गया था और रवि दत्त की हत्या हो गई थी, तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। तो उसके परिवार में ही किसी सदस्य ने रवि दत्त की हत्या कर दी है, लेकिन परिवार में बीवी और बच्चों के अलावा कोई नहीं था, उन पर शक नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस के यह मन मान कर चली जाती है रवि दत्त ने खुदकुशी की है, क्योंकि गोली काफ़ी करीबी से चलाई गई थी। हो सकता है किसी प्रेशर के चलते रवि दत्त ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली हो। पुलिस इसी थ्योरी के सही मानकर परिवार को यह भी ढाढ़स देता है, परिवार भी कुछ हद तक बात को मान लेता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट और आ जाता है दोस्तों। अगर रवि दत्त ने खुद अपने हाथों से अपने ऊपर गोली चलाई तो मर्डर का वह वेपन कहाँ गया, यानी बंदूक कहाँ गया। यानी कि फॉरेस्ट टीम को उस पूरे घर में बंदूक पिस्टल नहीं मिली, तो यह सुसाइड वाली थ्योरी नहीं मिली, यह भी पुलिस को फेल हो जाती है। अब पुलिस ने रवि दत्त दुबे ऑफिस के लोगों से बातचीत करता है। उन लोगों ने बताया कि रवि दत्त काफ़ी जिंद दिल इंसान थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, तो खुदकुशी वह कभी नहीं कर सकते हैं। आने की सारी तबीस होने के बाद घूम फिर कर शक ही परिवार के दायरे में आ जाता है दोस्तों, जिसमें रवि दत्त के बीबी भारती, बेटी कृतिका, छोटी बेटी सलोनी और 12 साल का बेटा रुपेंद्र था दोस्तों। अब पुलिस को या तो मालूम चला कि यह कोई खुदकुशी का केस नहीं है, यह एक पूरा विपन मर्डर है दोस्तों, और यह मर्डर में कोई ना कोई घर का व्यक्ति ही शामिल है, और इसी के चलते पुलिस इस परिवार पर नज़र रखना शुरू कर देता है। सबसे पहले रवि दत्त की बीबी भारती पर नज़र रखी जाती है और उसके बारे में आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। क्या किसी के साथ कोई अवैध संबंध तो नहीं है? इसके अक्सर ऐसा मामला देखने को मिलता है। अवैध संबंध के चलते वह अपने पति को मार देते हैं, और इस तबीस में जब पुलिस गहराई में जाती है तो उन्हें भारती के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाता है दोस्तों। उन्हें हर जगह से मालूम चलता है कि रवि दत्त की बीबी भारती बहुत ही अच्छी लेडी थी, उनका किसी से कोई संबंध और मिलना जुलना नहीं था, वह किसी से हाल में अपने पति की हत्या नहीं कर सकती है। यानी कि यहाँ तक कि रवि दत्त की जो पत्नी भारती देवी थी, पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल जाती है। पत्नी को क्लीन चिट मिलने के बाद पुलिस को तो शक घर के बड़ी बेटी कृतिका दुबे पर हो जाती है, जो शादी ससुराल से अपने मायके में रह रही थी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी की थी, उसके कृतिका को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, वह ससुराल में नहीं रह पाई थी। हो सकता है कृतिका का बात और ने अपने पिता से खपा होगा, गलत तरीके से उसकी शादी कर दी होगी, उसका जीवन बर्बाद हुआ, इसी के चलते कृतिका ने अपने पिता को मार दिया हो। यानी कि अब प्राय सस्पेंड यहाँ पर कृतिका बन चुकी थी। सबसे पहले तो कृतिका के पति से जाकर बातचीत की जाती है, वहाँ से पुलिस को सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस के कृतिका जो दोस्त होता है, पड़ोसी होता है, उन सभी से बातचीत की जाती है। कृतिका का पीछा भी कुछ दिन तक किया जाता है, उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है, वह किससे बात करती है, लेकिन इस सारी छानबीन में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों। और इसी के चलते घर की बड़ी बेटी कृतिका दुबे पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दे दी जाती है। अब बड़ी बेटी को क्लीन चिट देने के बाद पुलिस का जो शक था वह छोटी बेटी सलोनी दुबे पर चली जाती है दोस्तों। सलोनी दुबे जिनका उम्र लगभग 17 साल की थी, वह अभी नाबालिग स्थिति में चल ही रही थी दोस्तों, लेकिन पुलिस को अपना जांच करनी होती है। इसके चलते पुलिस जो वह सलोनी से बात करती है, सलोनी से बात करने पर ऐसा महसूस होता है कि सलोनी जो है काफ़ी घबरा रही है, वह सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। सलोनी क्योंकि वह एक माइंडसर थी, उसकी सख्ती से पूछताछ नहीं हो सकती थी, इसलिए पुलिस उसके स्कूल में जाती है, उसके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट से बातचीत करती है।
वहीं पर पुलिस को मालूम चलता है कि स्कूल में सलोनी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम करण है। अब इतना मालूम चलने के बाद पुलिस बिना देरी के उस करण की कुंडली खंगालना शुरू कर देती है। सलोनी के कुछ दोस्तों से पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि एक दिन सलोनी के पिता करण और सलोनी को साथ में पार्क में बैठे हुए देख लिया था, जिसके चलते सलोनी के पिता ने वहीं पर करण और सलोनी को एक एक थप्पड़ लगाया था दोस्तों, और आगे से उन्हें दूर रहने की हिदायत भी दी थी। पुलिस के लिए इतना ही सुराग काफ़ी था दोस्तों। पुलिस बिना देरी किए करण के पास जाता है और करण को कहती है कि तुम्हें सलोनी के पिता को क्यों मारा। अब यह सुनते ही यह करण घबरा जाता है। यह पुलिस से कहता है कि सर मैं यह बात कैसे मान लूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके पिता ने यह साथ पकड़ लिया था, मुझे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन मैंने सलोनी के पिता को नहीं मारा। पुलिस दबाव देकर बार बार करण को इल्ज़ाम लगा रही थी, एक तरफ कांटा फेंक रहा था, जिसके कारण फंसता जा रहा था दोस्तों। इसी के कारण करण कुछ ऐसा उछाल देता है जिससे इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। करण नाम का यह लड़का पुलिस से कहता है कि सर मैंने तो सलोनी के पापा को नहीं मारा, लेकिन हो सकता है सलोनी ने ही अपने पापा को मारा हो, क्योंकि जिस दिन सलोनी के पापा ने हमें दोनों को पार्क में पकड़ा था और मैं को एक थप्पड़ मारा था, उसके बाद सलोनी ने अपने पापा से खफा हो गई थी और उसने मुझे कई बार बोला था कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे तो तुम्हें मेरे पापा को मारना पड़ेगा। और सलोनी की यह बात सुनते ही मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और पिछले 1 महीने से मैंने सलोनी से कोई फ़ोन पर बातचीत भी नहीं की, नहीं मिलने की कोशिश की। आप चाहे तो मेरी कॉल डिटेल निकलवा सकते हो। अब पुलिस यहाँ पर करण की कॉल डिटेल निकालती है तो बात पूरी तरह सही साबित होती है। पिछले 1 महीने से करण से सलोनी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी और करण केवल यही था कि सलोनी जो इरादे है वह करण भांप चुका था और इसलिए वह सलोनी से दूर हो चुका था। लेकिन अब पुलिस को यह मालूम चला था कि इस केस में सलोनी का अहम रोल है दोस्तों, इसलिए जो पुलिस अब वह सलोनी की CDR आने की कॉल डिटेल निकाली जाती है और यहाँ से पुलिस को मालूम चलता है कि सलोनी पिछले 1 महीने से करण के साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन एक दूसरे नंबर पर घंटों बात किया करती थी और यह नंबर किसी और का नहीं पुष्पेंद्र लोधी नाम के लड़के का था। पुलिस उस लड़के से छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि यह थोड़ा क्रिमिनल टाइप का लड़का है, इसने पहले भी छोटे मोटे क्राइम किए हैं। अब पुलिस का शक यहाँ पर पक्का हो जाता है। अब पुलिस क्या करती है यह अभी आगे पता चलता है दोस्तों। सलोनी और जो पुष्पेंद्र लोधी होता है दोनों कॉल डिटेल बारी बारी से खंगाली जाती है। जिस दिन 4 अगस्त 2021 की रात लगभग 2 बजे रविदत्त दुबे की हत्या हुई थी, उससे पहले सलोनी ने लगातार पुष्पेंद्र लोधी के साथ फोन पर बातें कर रहे थे। इतना ही काफ़ी था। पुलिस पुष्पेंद्र लोधी को उठा लेता है, सख्ती से उसके साथ पूछताछ करती है। पहले तो वह मुंह नहीं खोलता है दोस्तों, लेकिन पुलिस के सामने अपने तरीके से जब पेश आता है तो वह अपना मामला तोड़ देता है दोस्तों। 4 अगस्त 2021 को उसके घर जाता है और एक कट्टे से गोली चलाकर उसकी हत्या कर देता है। पूछने के बाद उसने पूछा क्यों मारा, वो कहता है कि वो सब मैंने उसकी छोटी बेटी सलोनी दुबे के कहने पर किया। पुलिस के काफ़ी सबूत मिले सलोनी दुबे को गिरफ्तार करने के लिए और पुलिस स्टेशन में लाती है, निकाल कर सामने आती है। सलोनी पुलिस को बताती है कि जब उसके पिता ने करण और उसके साथ पकड़ा था तो दोनों को थप्पड़ लगाए थे, तब सलोनी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुआ था, लेकिन उसके बाद भी करण छिप कर बातें किया करती थी। एक दिन पिता ने घर में करण से बात करते हुए पकड़ लिया और उस दिन भी पिता ने सलोनी को बहुत मारा था और इसी से खपा होकर अब सलोनी से प्लान बनाता है कि अपने पिता को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अब पिता उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगा रहे थे। उसे फ़ोन नहीं दिया करते थे, बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे और इसी के चलते एक दिन करण से कहती है कि मेरे पिता को मार दो तभी हम एक साथ रह पाएंगे। हालांकि जो करण है उसने कहने से मना कर देता है, सलोनी के साथ दूरियां बना ली। अब सलोनी को किसी और का सहारा लेना था क्योंकि उसे पिता को रास्ते से हटाना था दोस्तों। इसी के चलते अब ऑनलाइन एक दोस्त बनाती है जिसका नाम पुष्पेंद्र लोधी था। 1 महीने के अंदर वह व्हाट्सएप पर चैट करता है, इंस्टाग्राम पर चैट करता है, बाय भी कॉल करना शुरू कर देती है, उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और जब वह पूरी तरीके से सलोनी के कंट्रोल में आ जाती है तब सलोनी से कहती कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, तुम्हें उसके बदले मेरे पापा को मारना होगा। आज पुष्पेंद्र पहले
कारण पूछता है। वह कहती कि अगर तुम्हें मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पापा को रास्ते से हटाना होगा। यहाँ पर पुष्पेंद्र लोधी कहता है कि यह काम फ्री में नहीं होता है, इसके लिए पैसे लगते हैं, यह काम हो जाएगा, 1 लाख रुपया लगेगा। यह सलोनी दुबे के पास इतने पैसे नहीं थे तो पुष्पेंद्र लोधी से कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो तुम मेरे शरीर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि तुम जो चाहो वो हमारे साथ कर सकते हो, हमसे संबंध भी बना सकते हो। यानी कि सलोनी दुबे ने अपने शरीर का लालच देकर पुष्पेंद्र लोधी को लालच में लिया। पुष्पेंद्र लोधी लालच में फंस जाता है। अब 4 अगस्त 2021 को वह रात के तकरीबन 10:30 बजे के घर पर आता है। सलोनी चुपके से दरवाज़ा खोल देती है और घर में छिप कर बैठ जाता है। रात के 2 बज जाते हैं, घर में सब सो जाते हैं। तब वह रवि दत्त दुबे के कमरे में जाकर देसी कट्टे से उससे गोली चला देता है दोस्तों, जिससे ऑन द स्पॉट रवि उसे मौत हो जाती है और उनके वहाँ से चला जाता है। क्योंकि परिवार का जो बाकी लोग थे वह दूसरे कमरे में थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। और इसी के दौरान पुष्पेंद्र लोधी जो होता है घर से निकल जाता है। अब सारी कहानी, खुलासा, सच्चाई यह कहाँ उसके सामने आ जाता है और आस पड़ोस के लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह पुष्पेंद्र लोधी जो है या सलोनी दुबे दोनों पुलिस की हिरासत में है, दोनों जेल भेज दिया जाता है। अब इस कहानी को कुछ दिन रवि दत्त दुबे जो होता है वह अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है, क्योंकि सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, यानी कि उसकी पत्नी भी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण से उसके पिता चले गए थे और उसकी माँ भी चली जाती है। वह खुद जेल में रहना पड़ता है, उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई अनाथ हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी छोटी गलती वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और सारे सदमे पर पहुँच जाता है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल भावना ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए।